गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हालचाल है बच्चा लोग? आई होप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और मस्ती में होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक कविता जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। शायद आप लोग बेबसी शब्द से वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं बेबसी का मतलब क्या? बेबसी यानी कि मजबूरी, कि एक माँ किस तरह से परेशान है, मजबूर है। इस कविता में इसके बारे में बताया गया है। इसका सस्पेंस मैं अभी नहीं खोल सकती, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने इस कविता को मुझसे पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कमेंट करके बताइए बच्चों। और इसी बात पर जल्दी से मेरे वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आपने फंडी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से फंडी ट्यूटर को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। ठीक है बच्चों, तो आज की जो कविता है वो है एक माँ की बेबसी की। एक माँ किस तरह से परेशान होती है अपने बच्चे को लेकर के। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कविता शुरू करें। कविता को पहले शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, ब्रीफ में। तो राजेश जोशी, ये कविता के जो जिन्होंने कविता लिखी हो उनका नाम है, कवि हैं ये राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम का एक अपंग बच्चा, ठीक है, रतन नाम है उस बच्चे का जो कि अपंग है, जो कि चैलेंज्ड है, जो बोल नहीं सकता, उस बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। क्या आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में अब तक किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपंग है, जो बोल नहीं सकता या जो चल नहीं सकता या जिसके हाथ ना हो? कुछ भी अगर देखा हो तो बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह ही था। जो रतन देखने में तो अन्य बाकी सभी बच्चों की तरह ही था, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। वह रोज़ बच्चों के साथ खेलने आया करता। बच्चों के लिए वह अजूबा था, क्योंकि जो बाकी बच्चे नॉर्मल थे लेकिन ये इसके साथ प्रॉब्लम थी, तो वह जो रतन था वो बाकी सभी बच्चों के लिए एक अजूबा था, एक यूनिक चीज़ थी जैसे वो, क्योंकि वे उसे अपनों से अलग पाते थे। क्योंकि वो जो बच्चे थे, जो नॉर्मल थे, वो रतन को अपने से अलग समझते थे, अलग अलग पाते थे। वो ये नहीं समझते थे कि वो अलग है, खेलते थे बच्चे उसके साथ, लेकिन वो रतन को अलग मतलब वो लोग समझ नहीं पाते थे कि रतन उनसे अलग क्यों है। वे उससे घबराते भी थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे रतन से घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि ना तो वे उसके इशारों को समझ पाते थे, क्योंकि रतन बोल नहीं पाता है, तो रतन को अपनी बात इशारों से समझानी होती है। तो बाकी बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं ना, तो वो उसके इशारों को नहीं समझ पाते थे, और ना ही उसकी घबराहट को। रतन भी घबराता था, तो ना तो वो बच्चे रतन की घबराहट समझ पाते थे, ना ही उसके इशारों को। उसकी आंखों में हमेशा भय समाया रहता था। रतन की आंखों में हमेशा डर समाया रहता था। जब तक वह खेलता, उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती। तो जब तक रतन खेलता, तब तक उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती। आपने देखा होगा कई बच्चों की मदर उनको गार्डन में, सोसाइटी में, कहीं भी लेकर के जाती हैं। उनको ऐसा मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कई की मदर्स जो है छोड़ देती हैं, ठीक है बच्चों जाओ खेल करके आओ, लेकिन कई की मदर्स जो है उनको नहीं छोड़ती हैं। तो मे भी उनको लगता है कि उनका बेटा अभी कमज़ोर है, उनका बच्चा अभी कमज़ोर है, बेटा या बेटी जो भी है, तो वो उनका ध्यान रखने के लिए हमेशा उसके आसपास बैठी रहती। उनकी नज़र हमेशा रतन पर होती, गुस्से से नहीं बल्कि उनका ध्यान रखने के लिए, रतन का ध्यान रखने के लिए। शायद वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। शायद माँ रतन की सुरक्षा, रतन की
बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर परेशान रहती थी। कवि उन दिनों बच्चा था, अतः रतन की माँ की बेबसी को समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ था। क्योंकि रतन उस समय क्योंकि जो कवि हैं, जिस समय की ये कविता है, जिस समय के बारे में वो इस कविता में प्रकट अपनी भाव बता रहे हैं, ये उस समय की बात है जब कवि वो खुद बच्चे थे। इसलिए रतन की माँ की परेशानी को वो समझ नहीं पा रहे थे। एक्सक्यूज मी। परंतु अब वह बड़ा हो गया है और बचपन की बातें उसे अच्छी तरह याद आ रही हैं। उसे रतन की माँ का वह बेबस चेहरा भी याद आ रहा है। कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी। ठीक है ना। तो क्योंकि कवि जो थे, कवि ने ये जो कविता लिखी है वो उन्होंने अपने बचपन की किसी याद को याद करके लिखी है। ठीक है, अपने बचपन के किसी वाक्य को अपने बचपन की किसी याद के बारे में लिखा है। ठीक है, अपने बचपन के किसी अनुभव के बारे में लिखा है। तो चलो अब हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो जल्दी से फटाक से बिना देर किए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं पता नहीं कौन सी घर से अदृश्य, क्योंकि उस समय ये नहीं होता था कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है तो ही हम उससे जो है बातचीत करें। तो कह रहे कि पता नहीं कौन सी जगह से यह वह आता था, कौन से घर से वह आता था हमारे साथ खेलने, जिसका नाम था रतन, जो बोल नहीं सकता था। वह बोल नहीं सकता था रतन। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। तो वो हमारे साथ ऐसे खेलता था जैसे खुद टूटा हुआ है, जैसे रतन खुद टूटा हुआ एक खिलौना है। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं जैसे कि सारे बच्चे हुआ करते थे, देखने में वह भी सभी बच्चों की तरह था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। क्योंकि वह, लेकिन वो हम बच्चों के लिए, हम साधारण बच्चों के लिए बिल्कुल ही अजूबा था। अजूबा यानी कि यूनिक, बिल्कुल ही अलग, सबसे अलग था, क्योंकि सबसे अलग था वो। तो बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि रतन को कवि सबसे अलग क्यों बता रहे हैं? ऐसा क्या है? कमेंट करके बताइए बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था। तो अदृश्य यानी कि जो दिखाई ना दे, अजूबा विचित्र, भिन्न यानी कि अलग। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रसंग है, प्रसंग को समझो। प्रसंग जब भी हमें लिखना हो तो हमें ये बताना होता है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये कौन से पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता से ली गई हैं। ठीक है, और इनके रचयिता कौन है। बस ये 3 चीज़ें हमें बतानी होती है प्रसंग में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता राजेश जोशी है। तो राजेश जोशी ने, इन कवि ने अपने बचपन की किसी याद को सोचकर एक कविता लिखी है। ठीक है, इस कविता में किस बच्चे के बारे में बात हो रही है? कमेंट करके बताइए उस बच्चे का नाम। आपको इसका उत्तर देने के लिए मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। रतन। हाँ, और रतन स्पेशल क्यों था? क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। वह रोज़ हम बच्चों के साथ खेलने आता है। वह हमारे साथ खेलते समय एक
टूटे खिलौने की तरह लगता था। देखने में रतन बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा था, लेकिन हमसे अलग था, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है। शायद इसीलिए हमारे लिए वह अजूबा है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। तो अब यहाँ पर बात हो रही है, जो कवि अपने आप को भी जोड़ के बोल रहे हैं कि हम सभी बच्चे उससे थोड़ा घबराते थे, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते थे। ठीक है, उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को। तो कह रहे हम उसको समझ नहीं पाते थे, ना तो हम उसकी घबराहट समझ पाते थे, ना इशारों में जो वो कहना चाह रहा है उसकी वो बातों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो कह रहे ना तो हम उसकी घबराहट समझ पाते थे, ना उसके इशारे में जो वो बताना चाह रहा होता था वो समझ पाते थे, ना ही उसकी डरी हुई आँखों में जो उसके अंदर छटपटाहट थी, जो उसके अंदर तड़प थी, हम उसको भी नहीं समझ पाते थे। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि रतन को अंदर ही अंदर घबराहट क्यों होती थी? वो अपनी बातें इशारों में क्यों कहता था? उसको अंदर ही अंदर छटपटाहट क्यों होती थी रतन को? इसका उत्तर बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इतने सारे प्रश्न, उत्तर 1, क्योंकि रतन बोल नहीं पाता था। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि रतन बोल नहीं पाता था इसलिए उसे बाकी सब से घबराहट होती थी, इसीलिए वो हमेशा डरा रहता था। लेकिन बाकी बच्चे क्यों डरते थे रतन से? वो लोग क्यों घबराते थे? इसका भी उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और कमेंट करने के लिए मैं आपको फिर से दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि कोई भी बच्चा उसकी घबराहट, उसकी इशारों को समझ नहीं पाता था, इसीलिए सारे बच्चे उससे घबराते थे। शब्दार्थ समझिए। इशारों यानी कि संकेतों, भयभीत यानी कि डरा हुआ, छटपटाहटों यानी कि बेचैनी। ठीक है, अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई हैं। यह कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। इन पंक्तियों के रचयिता है राजेश जोशी। अब हमें चौथी चीज़ यहाँ पर ये बतानी है, इन पंक्तियों में कवि ने एक गूंगे बालक की बेबसी को दिखाया है। ठीक है, अब रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। जब भी आपको समझिए कि कुछ कविता के बीच से जो अगर कुछ लाइनें अगर आ जाएं और कहा जाए इसका अर्थ आप भावार्थ समझाइए या अर्थ समझाइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। वह हम बच्चों के साथ रोज़ खेलने आया करता था। हम उससे थोड़ा घबराते थे, क्योंकि न तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे, न ही उसके इशारों को। वह इशारों में बहुत सारी बात कह जाता, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। उसकी आँखों में हमेशा एक भय समाया रहता था, एक डर समाया रहता था। हम उसे भी नहीं समझ पाते थे, हम उसके उस डर को भी नहीं समझ पाते थे। तो अभी रिसेंट का ही एक पिछले शनिवार की बात है, मैं जब वहाँ गई थी मॉल, तो क्या हुआ वहाँ पर जब बिलिंग कराते तो बिलिंग काउंटर पर एक आदमी था जो मैनेजर था। उन सब का हेड था, मैनेजर से थोड़ा नीचे था, लेकिन वो हेड था उन सब में, 3-4 लोगों में हेड था वो। तो उसके जो है मैं पहले समझ नहीं पाई कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब फिर मुझे उनके जो है यहाँ पर टी-शर्ट, उनके शर्ट पर जो है कुछ लिखा हुआ था कि फिज़िकली चैलेंज्ड। तो मतलब ये कि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे जो है क्या किया, कैलकुलेटर दे दिया और कहा अपना फ़ोन नंबर इसमें बताइए, मोबाइल नंबर।
तो इस तरह से मुझे पता चला कि वो बोल नहीं पा रही। तो कितना मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को जो उस व्यक्ति को समझ पाना, उसकी बातें समझ पाना जो बोल नहीं पाता है। तो एक तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, दूसरा उसके लिए भी। तो जब वो बच्चे रहे हो उनको कितना डर लगता होगा लोगों से बात करने में, कि लोग उसका मजाक बनाएंगे, लोग उनसे बात नहीं करेंगे। तो उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है। रतन के मन में भी हमेशा डर लगा रहता था, जो कि जैसे कि मैं उसकी बात नहीं समझ पाई, वैसे ही क्योंकि ये सभी बच्चे थे तो ये भी उनकी बात नहीं समझ पाते थे, रतन की बात नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। तो कह रहे हैं कि जितनी देर वह यहाँ खेलता रहता, उसकी माँ पास बैठकर उसको निहारती रहती, उसको देखती रहती। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। तो अब लेखक जो कवि हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझने लगा हूँ उन सब की भाषा भी जो बोल नहीं पाते। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कह रहे हैं कि आज जबकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं सब चीज़ें समझ पाता हूँ, मैं वो उस लड़के की जो बोली थी, जो भाषा थी, जो वो बोल नहीं पाता था, उसके इशारों को भी मैं समझ पाता हूँ। और मुझे याद आता है कि रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में जो उसकी बेबसी थी, मैं उसको भी समझ पा रहा हूँ। तो शब्दार्थ देखो, निहारती रहती मतलब देखती रहती, बेहतर यानी कि और अच्छे से, झलकती यानी दिखती, बेबसी यानी कि लाचारी, जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक गूंगे बच्चे और उसकी माँ की बेबसी का चित्रण किया है। ठीक है, तो अब आगे इसका समझते हैं। रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। वह रोज़ाना हम बच्चों के साथ खेलने आया करता था। वह जब तक हमारे साथ खेलता, उसकी माँ उसके पास बैठी रहती। उसकी नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर होती। कवि कहते हैं कि तब वह छोटा बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था। अब बड़ा हो गया है और समझदार भी। अभी उत्तर बाकी है इसका। अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लगी है। यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आँखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी। कवि कहते हैं कि रतन से भी ज़्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। बड़े होकर कवि एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा है कि जो बातें वो बेटा तो फिर भी अपनी बात बोल करके नहीं, वो मतलब इशारों से समझा पा रहा था, लेकिन माँ तो इशारा भी नहीं कर रही है। वो अंदर ही अंदर इस बात से दुखी है कि मेरा बच्चा मासूम है, बोलता नहीं है। तो उस पीड़ा को आज कवि, जब वो बड़े हो गए हैं, उस गूंगे बच्चे की माँ की उस पीड़ा को, उस दर्द को कवि महसूस कर पा रहे हैं। तो बच्चों, आज जो भी पढ़ाया गया, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, किसी भी शब्द में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी वाक्य में या किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो बेशक आप मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स को कहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खेलिए कूदिए। ठीक है, चलता है।
बाय बाय बच्चों, टेक केयर।